हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले के वीडियो क्लिप में हम एलसीआर परिपथ से संबंधित विभिन्न तथ्यों को देखा, जिसमें रेजोनेंस सर्किट अनुनादी परिपथ एलसीआर परिपथ में और अनुनादी परिपथ एलसी परिपथ में देखा। आज हम एलसीआर परिपथ से संबंधित छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर के आए हैं, जो क्रमशः अर्ध सामर्थ्य बिंदु, बैंड चौड़ाई एवं गुणवत्ता गुणांक है। तो अर्ध सामर्थ्य बिंदु एलसीआर परिपथ में उस कोणीय आवृत्ति को कहते हैं जिस पर परिपथ में सामर्थ्य अधिकतम सामर्थ्य का आधा हो जाता है। अर्ध सामर्थ्य बिंदु एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव अथवा धारा के वे कोणीय आवृत्ति हैं जिस पर परिपथ में सामर्थ्य अधिकतम सामर्थ्य का आधा हो जाता है। तो अर्ध सामर्थ्य बिंदु को अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे कि अर्ध सामर्थ्य बिंदु एलसीआर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस से लगा हुआ परिपथ, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर से लगा हुआ परिपथ एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ। प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित प्रत्यावर्ती स्रोत की वह कोणीय आवृत्ति है जिस पर प्रत्यावर्ती परिपथ में सामर्थ्य अधिकतम सामर्थ्य का आधा हो जाता है। तो ये अर्ध सामर्थ्य बिंदु है। एलसीआर परिपथ में अर्ध सामर्थ्य बिंदु आरोपित प्रत्यावर्ती स्रोत की वह कोणीय आवृत्ति है जिस पर प्रत्यावर्ती परिपथ में सामर्थ्य अधिकतम सामर्थ्य का आधा हो जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रत्यावर्ती परिपथ में सामर्थ्य का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखेंगे, और इस सामर्थ्य का परिपथ में अधिकतम मान उसको देखेंगे, और किन किन कोणीय आवृत्तियों पर सामर्थ्य का मान अधिकतम मान से आधा हो जाता है उसको देखेंगे, और वहीं जो कोणीय आवृत्ति होगी उसको हम अर्ध सामर्थ्य बिंदु कहेंगे। आगे बैंड चौड़ाई। वस्तुतः प्रत्यावर्ती परिपथ में दो कोणीय आवृत्ति ऐसी होती है जिस पर प्रत्यावर्ती परिपथ में सामर्थ्य अधिकतम सामर्थ्य का आधा हो जाता है। अगर यह कोणीय आवृत्ति ω1 एंड ω2 हो तो
इनका जो अंतर होता है उसी अंतर को हम क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो लिखेंगे कि यदि प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति ω1 एवं ω2 पर परिपथ में सामर्थ्य अधिकतम सामर्थ्य का आधा हो जाए तो ω1 और ω2 का जो अंतर है इसको हम डेल्टा ओमेगा कहेंगे। उस प्रत्यावर्ती परिपथ में बैंड चौड़ाई कही जाती है। तो बैंड चौड़ाई क्या होगी, ω1 डिफरेंस ω2 इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, जहां ω1 एवं ω2 प्रत्यावर्ती परिपथ स्रोत के ऐसी दो कोणीय आवृत्तियां हैं जिन पर प्रत्यावर्ती परिपथ में सामर्थ्य अधिकतम सामर्थ्य का आधा होता है। तीसरा, गुणवत्ता गुणांक। तो गुणवत्ता गुणांक जो होता है वो रेजोनेंस कोणीय आवृत्ति, अनुनादीय कोणीय आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात को कहते हैं। क्या हो गया कि परिपथ में गुणवत्ता गुणांक Q अनुनादी कोणीय आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई के अनुपात को कहते हैं। यानी Q बराबर ω0 अपान ω1 डिफरेंस ω2, या इसी को कहेंगे ω0 अपान डेल्टा ओमेगा, ये Q इक्वल। और ये क्या है, बैंड चौड़ाई ω1 डिफरेंस ω2। तो इस तरह से ये परिभाषा हो गई अर्ध सामर्थ्य बिंदु प्रत्यावर्ती स्रोत के वे दो कोणीय आवृत्ति जिस पर प्रत्यावर्ती परिपथ में सामर्थ्य का मान अधिकतम सामर्थ्य का आधा हो जाता है। दूसरा, बैंड चौड़ाई उन्हीं दो कोणीय आवृत्तियों के बीच का अंतर क्या हो जाता है, बैंड चौड़ाई कहा जाता है। या अर्ध सामर्थ्य बिंदुओं के बीच का अंतर जो होता है वो बैंड चौड़ाई होता है। और तीसरा, अनुनादीय कोणीय आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई के बीच के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गुणवत्ता गुणांक कहते हैं। तो ये हमारे तीन छोटे छोटे बिंदु हुए। अब हम इस परिभाषा के आधार पर ω1 निकालेंगे, ω2 निकालेंगे और ω0 निकालेंगे, और इन तथ्यों को देखते हुए हम क्वालिटी फैक्टर Q का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए हम ω1 एवं ω2 को निकालते हैं।
तो अर्ध सामर्थ्य बिंदु को निकालने के लिए सबसे पहले हम सामर्थ्य होता क्या उसको देखेंगे। तो लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती परिपथ में सामर्थ्य P is equal to V RMS into I RMS into cos फाई। ये फाई जो है परिणामी विभव तथा धारा के बीच का कालांतर है। V RMS वर्ग माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती विभव का है और I RMS वर्ग माध्य मूल मान प्रत्यावर्ती धारा का है। और यहां पर हम जानते हैं कि V RMS इक्वल टू V0 बाई √2। चेंज करके लिख लेते हैं I RMS इक्वल टू I0 बाई √2 और cos फाई इक्वल टू हम जानते हैं R अपान Z implies that R upon under root R square plus omega L minus 1 upon omega C का होल स्क्वायर, ये होता है। अब इन सब का मान अगर हम रखें तो होता है P इक्वल टू V RMS यानी V0 बाई √2 I RMS I0 बाई √2 और cos फाई R बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से हम लिखते हैं ये अंडर रूट टू 1/2 हो गया तो P इक्वल टू 1/2 V0 इंटू I0 को हम लिख सकते हैं V0 अपॉन Z इंटू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो ये Z और ये दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं इसको इम्प्लाई दैट P इक्वल टू 1/2 V0 स्क्वायर R बटा ये Z और ये एक ही है तो अंडर रूट में है तो एक अंडर रूट ये हो गया, दूसरा अंडर रूट Z है तो दोनों क्या हो जाएंगे, या एक बार लिख लेते हैं Z का मान R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर इंटू फिर वहीं अंडर रूट करके तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। और ये करके आता है इक्वल टू या इम्प्लाई दैट P इक्वल टू 1/2 हो जाएगा V0 स्क्वायर R बटा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया P का मान। अब हम P का अधिकतम मान अगर देखना चाहें तो ये ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब ये 0 होगा और ये हो जाएगा V स्क्वायर R बटा R स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे कि सामर्थ्य P के अधिकतम मान के लिए क्या होगा, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू 0। ये पूरा 0 हो गया तो P मैक्सिमम क्या हो जाएगा, P मैक्सिमम इक्वल टू V0 स्क्वायर R बटा R स्क्वायर ये 1/2 या ये हो गया। और ये यहां से हो जाएगा P मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर अपॉन ये P मैक्सिमम हो गया। ये इस 1/2 V स्क्वायर अपॉन R
को अगर हम एडजस्ट करें पी के साथ तो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? देखिएगा, हम P इक्वल टू लिखते हैं, P इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर R बटा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये P इक्वल टू, इसी को हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/2 V0 स्क्वायर, ये V0 है, V0 स्क्वायर बाई R इंटू R का नीचे गुणा कर दिया तो R का ऊपर भी हो जाएगा, तो हो जाएगा R स्क्वायर बटा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब ये 1/2 V स्क्वायर बाई R जो है वो क्या है? यहां से देखते हैं, 1/2 V0 स्क्वायर बाई R, 1/2 V0 स्क्वायर बाई R, ये है P मैक्सिमम। तो इसको हम लिख सकते हैं इंप्लाई दैट P इक्वल टू ये P मैक्सिमम इंटू R स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये इस तरह से लिख सकते हैं, यानी P का मान इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब यदि अर्ध सामर्थ्य बिंदु को निकालना हो तो उस बिंदु पर P का मान P मैक्सिमम का आधा होगा। तो क्या लिखेंगे कि अर्ध सामर्थ्य बिंदु पर P इक्वल टू क्या हो गया? P मैक्सिमम का आधा, ये हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? P मैक्सिमम बाई 2 इक्वल टू P मैक्सिमम इंटू R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब इस P की जगह P मैक्सिमम बाई 2 रख करके हम ओमेगा का मान क्या आएगा उसको निकालेंगे, और वहीं दो मान जो होगा, यहाँ से दो मान आएगा, वही क्या हो जाएगा? अर्ध सामर्थ्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है P मैक्सिमम से कटेगा, बचेगा 1/2 इक्वल टू R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये अब यहाँ से बन के आता है, सीधे गुणा कर देते हैं, 2R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। इंप्लाई दैट एक R स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्या बच जाएगा? ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C इक्वल टू प्लस माइनस R। ये अब यहीं से बन के आता है, ओमेगा से हम गुणा कर देते हैं, क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर L माइनस 1 बाई C इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा R, और L से भाग दे तो क्या बन के आएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपान LC इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा R बाई L। L से भाग देना है तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाई LC बराबर प्लस माइनस ओमेगा बाई ओमेगा इंटू R बाई L। और यहाँ से 1 बाई LC जो होता है वो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। लिखते हैं ओमेगा 0 इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट LC, तो ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई LC। ये तो यहाँ से 1 बाई LC को हम लिख सकते हैं ओमेगा 0 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा इंटू R अपान L।
अब सबको एक तरफ करते हैं तो यहाँ से दो इक्वेशन बन के आता है। नंबर एक, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू आर बाई एल माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन ये बना और दूसरा इक्वेशन बना ओमेगा स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा ओमेगा आर अपान एल माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इक्वेशन दो। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन के आते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन के आए, जिसमें पहले इक्वेशन को अगर हल करें हम तो ओमेगा इक्वल टू आता है माइनस आर बाई टू एल प्लस आर बाई टू एल का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर। एक दूसरा ओमेगा इक्वल टू आता है प्लस आर बाई टू एल माइनस आर बाई टू एल का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर। तीसरा बन के आता है ओमेगा इक्वल टू प्लस आर बाई टू एल प्लस आर बाई टू एल का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर। और चौथा बन के आता है ओमेगा इक्वल टू माइनस आर अपान टू एल माइनस आर अपान टू एल का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर। ये तो ये और ये दोनों क्या है, निगेटिव है, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इन दोनों इक्वेशन को हल करने से ओमेगा के चार मान आएंगे, दो मान इसके होंगे और दो मान इसके होंगे। तो जो निगेटिव मान है वो ओमेगा के मान हो नहीं सकते हैं, कोणीय आवृत्ति के मान निगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो पॉजिटिव मान यही दोनों होंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि कोणीय आवृत्ति के मान निगेटिव नहीं हो सकते, अतः ओमेगा के धनात्मक मान को ओमेगा 1 एवं ओमेगा 2 के रूप में लिखा जाए। लिखने पर ओमेगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आर अपॉन टू एल प्लस अंडर रूट आर बाई टू एल का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर। और दूसरा ओमेगा 2 इक्वल टू प्लस आर अपॉन टू एल प्लस आर अपॉन टू एल का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो का होल स्क्वायर। ये दो अर्ध सामर्थ्य बिंदु हो गए। ये दोनों क्या है, अर्ध सामर्थ्य बिंदु है। इस ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान तब निकला है जब हम परिपथ में सामर्थ्य के मान को अधिकतम सामर्थ्य का आधा कर दिए हैं। तो ये अर्ध सामर्थ्य बिंदु हो गए। अब बैंड चौड़ाई जो होगी वो हो जाएगी ओमेगा 1 डिफरेंस ओमेगा 2। ये हो जाएगा आर अपान टू एल प्लस आर अपान टू एल। ये हो जाएगा आर अपान एल। ये बैंड चौड़ाई हो गई। अब यहीं से गुणवत्ता गुणांक ये होगा ओमेगा जीरो अपान डेल्टा ओमेगा। ये इसी को हम डेल्टा ओमेगा भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ओमेगा जीरो बराबर 1 अपान अंडर रूट एल सी बटा आर अपान एल। और इसको करेंगे तो
एल चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 1/r एल अपान 1/r इंटू एल अपान सी, ये ब्रैकेट में। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर Q इक्वल टू हो गया। Q इक्वल तो क्या हो गया, Q इक्वल टू 1/r इंटू अंडर रूट एल अपान सी, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया। और ये बैंड चौड़ाई ये हो गई, और ω1 और ω2 जो है वो अर्धसामर्थ्य बिंदु हो गए। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशन को हल करने से हमको दो मान पॉजिटिव आएंगे और दो मान निगेटिव आएंगे। निगेटिव मान चूंकि कोणीय आवृत्ति के हो नहीं सकते, इसलिए पॉजिटिव मान को हम लेते हैं, और यही पॉजिटिव मान जो होंगे वो दो अर्धसामर्थ्य बिंदु होंगे, और इनके बीच का जो अंतर होगा वो बैंड चौड़ाई होगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तथा बैंड चौड़ाई का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कहेंगे, क्वालिटी फैक्टर कहेंगे। तो इस तरह से हम आज अर्धसामर्थ्य बिंदु, बैंड चौड़ाई एवं गुणवत्ता गुणांक को देखें। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।